द्विवेदी जी की साहित्यिक शैलियां कैसी है? तीन रूप उनके दिखाई देते हैं साहित्य में। पहला रूप, जहां पे वो कोई नए विषय का पहले तो करवाते हैं परिचय। निबंधों का जन्मदाता। पहले तो वो करवाते हैं परिचय कि ये जो विषय है जो नया है, एक्चुअली नया विषय है ना, उसी का परिचय करवाते हैं। ये विषय नया है और इस विषय पर रचना कार्य होना चाहिए। उसका परिचय बड़ी सरलता के साथ, बड़ी ही सुबोध शैली में करवाते हैं। ये उनकी जो शैली होती है वो कहलाती है परिचयात्मक शैली। पहली दफा इंट्रोड्यूस करते हैं उस नए सब्जेक्ट को साहित्य में, निबंधों के द्वारा, सॉरी वो लेखों के द्वारा। सरस्वती पत्रिका में कोई लेख प्रकाशित करते हैं और एक नए विषय को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये विषय जो है, इस विषय पर लिखा जाना चाहिए, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। कवियों के सामने सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये थी कि एक बड़े भाई की तरह द्विवेदी जी विषय सुझाते थे। आजकल के आलोचकों की तरह, आजकल के संपादकों की तरह नहीं है कि वो दूसरों के विषय को हड़प जाते, बल्कि वो खुद सुझाते थे कि इस मुद्दे पर किन किन विषयों पर कविताएं हो सकती है। नई चीजों को इंट्रोड्यूस करने का उनका एक तरीका था, सरलता के साथ उसको वो लोगों से परिचित करवाते थे। सुबोध शैली होती थी जिसको आसानी से सीखा जा सकता है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। दूसरी उनकी शैली रही आलोचनात्मक शैली। आलोचनात्मक शैली में उनके ज्यादातर ऐसे लेख, निबंध इत्यादि प्रकाशित हुए जहां पर भाषा विशेष को लेकर के जो दोष रचनाकारों के यहाँ पर उनको दिखाई देते हैं, उन दोषों पर टिप्पणी करते हैं। कई बार द्विवेदी जैसे जैसे व्यक्ति को भी तोड़ने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ भी काफी तरीके के षड्यंत्र रचे गए। उनको जवाब देने के लिए वो सुबोध शैली का इस्तेमाल नहीं करते, उनको जवाब देने के लिए वो आलोचनात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक आपने निबंध पढ़ा होगा, 10th क्लास में पहले था, अब वो हटा दिया गया, अब नहीं है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। उसकी भाषा को देखिए द्विवेदी जी की अपनी। हाँ, उसमें ये एक विवाद को भी जगह दी गई थोड़ा सा। उसमें इतनी तीखी भाषा के साथ बात की गई है कि उस निबंध को पढ़ते हुए कई बार डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे द्विवेदी जी अभी इस निबंध में से निकल के आएंगे और दो झापड़ मारेंगे कि स्त्री शिक्षा के खिलाफ कौन है। सर आप निबंध का नाम जो बताया सर, आवाज नहीं है, जरा फिर बताइए एक बार। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। 10th क्लास में था, अब वो हटा दिया गया है, बट नेट पे इजीली आपको मिल जाएगा। वहां उनकी आलोचनात्मक शैली के दर्शन होते हैं। कहीं कहीं पर ये शैली ओजपूर्ण न होकर के व्यंग्यात्मक भी हो जाती है, तथ्यात्मक तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वहां पर अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो तथ्य तो जरूरी है, किसी बात पर बात करते समय आपके पास होने चाहिए। तथ्यात्मक तरीके से बात करते हैं जब वो आलोचनात्मक शैली में होते हैं। परिचयात्मक शैली में बड़ी सुबोधता के साथ में, बड़ी सरलता के साथ में, बड़ी सरसता के साथ में वो नए विषय को इंट्रोड्यूस करते हुए जान पड़ते हैं। मैक्सिमम टाइम कोई नए विषय को जब वो पहली बार लोगों से परिचित करवाते हैं तो उस शैली का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी उनकी शैली है विचारात्मक या गवेषणात्मक, खोजपूर्ण शैली उनकी। जब कोई चीज उनकी पकड़ से बाहर होती है या बाहर दिखाई देती है, उस समय वो एक तरीके से सूत्र छोड़ते हैं दूसरे रचनाकारों के लिए कि आप भी इसमें जुटिए, आप भी इसमें लगिए। आपको क्या लगता है ये जो है विषय, ये कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इस पहेली को जो है सुलझाया जा सकता है। जब कोई गंभीर साहित्यिक विवेचन उनकी दृष्टि में आता है, जब कोई गंभीर साहित्यिक मुद्दा उनकी दृष्टि में आता है, तब द्विवेदी जी इस विचारात्मक शैली को अपनाते हैं। इसके भी दो रूप दिखाई देते हैं। पहला रूप जो उनके लेखों में मिलता है, जो किसी विवादित विषय को लेकर के होता है, और वो विवादित विषय दो बड़े साहित्यकारों के बीच, दो बड़े रचनाकारों के बीच में रहा हो,
लेकिन उस विवादित विषय के द्वारा जनता को भी कुछ फायदा हो सकता है, जनता को भी एक नई चीज सीखने को मिल सकती है, तब वो उसको सरलता के साथ समझाते हुए प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अब उस मुद्दे को जनसाधारण के सामने प्रस्तुत करना है, जो हो सकता है इतना इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट ना हो, तो उसमें सरलता लेकर आते हैं। इस प्रकार के लेखों के वाक्य छोटे छोटे होते हैं और भाषा बड़ी सरल होती है। दोनों द्विवेदी जी की खासियत ये है कि वो सामर्थ्य देख लेते हैं अपने पाठक का, अच्छे से समझते हैं कि मेरा पाठक किस रेंज में है, तो अपनी भाषा शैली और अपना वाक्य विन्यास उसी तरीके का करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है, सॉरी उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा, उसकी उन्होंने रेंज हाई रखी है। वो ऑटोमेटिकली जब कोई साधारण पाठक हाथ में लेता है तो पहला पेज देखकर ही उसको वापस रख देगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर का है। और दूसरे निबंध देखेगा तो वो उनको पढ़ लेगा खट से और समझ भी लेगा, क्योंकि वो उसकी रेंज के है। उन्होंने रेंज भी तय की है कि किस रचना की रेंज, पाठक की रेंज क्या रहेगी। उनके पास वो शक्ति है चीजों को सरलतम तरीके से प्रस्तुत करने की भी शक्ति है, और चीजों को कठिनतम तरीके से प्रस्तुत करने की भी शक्ति है। तो जब कोई विवादित विषय या विवादग्रस्त विषय रहा है, उसको जनसाधारण को समझाना है, तो द्विवेदी जी विचारात्मक शैली के पहले पक्ष का, पहले रूप का इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे वाक्यों के साथ सरल भाषा में उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। जैसे बहुत सारे शब्दों की विन्यास को लेकर के, उनकी रचना को लेकर के बहुत लोगों में जो है विवाद चले, लगातार चले, कई सालों तक चले। उस पूरे मुद्दे को, हाँ, गवेषणा मतलब खोज, गवेषणा मतलब खोज, उन मुद्दों को समझाने के लिए सरल भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी था। छोटे छोटे वाक्य विन्यास के साथ में उस पूरे मुद्दे को समझाना आवश्यक था। दूसरा रूप उन लेखों में पाया जाता है जो विद्वानों को संबोधित करके लिखे गए हों, और अपेक्षाकृत इसके वाक्य, पहले वाले रूप जो विचारात्मक शैली के लेखों के वाक्य रहे, उनसे थोड़े बड़े होते थे, लंबे होते थे, और भाषा भी कुछ क्लिष्ट होती थी, क्योंकि ये निबंध विद्वानों के लिए थे, जनसाधारण के लिए नहीं थे। विद्वानों के लिए कठिन भाषा का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां पर अगर आप सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो असर नहीं पड़ता उन पर। उनकी अलग ही दिमाग की खुराक है, साधारण लोगों के दिमाग की खुराक अलग है। वो खुराक समझते हैं अपने पाठक की कि क्या खुराक है उसकी, उसी हिसाब से वो अपनी भाषा रचते हैं। करेक्ट। तो ये 3 प्रकार की काव्य साहित्यिक शैलियां हैं जो द्विवेदी जी के यहाँ पर मिलती है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। परिचयात्मक शैली में वो कोई नए विषय को लेकर के इंट्रोड्यूस करते हैं, नए विषय का प्रस्तुतिकरण करने के लिए उसको सरल और सुबोध शैली में जो है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहली बार, पहली दृष्टि में लोगों के सामने जा रहा है, इस वजह से सरलता का होना वहां पर लाजमी है। दूसरी दूसरी उनकी जो शैली है वो अपने विरोधियों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये शैली ओज के साथ साथ व्यंग्य भी लेकर के चलती है। आलोचनात्मक शैली, जब उनको भाषा के प्रयोग के आधार पर या भाषा की गुंजाइश के आधार पर उनको कहीं पर कोई फॉल्ट नजर आता है, तो उस फॉल्ट को दूर करने के लिए वो आलोचनात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। ये दूसरी शैली है। ज्यादातर लोगों को जवाब देने के लिए ये भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। जो उन पे क्वेश्चन लागे जाते हैं, जो उन पे प्रश्न लगाए जाते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए आलोचनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए दिखते हैं वो। तीसरी विचारात्मक या गवेषणात्मक शैली है, खोजपूर्ण शैली है एक तरीके से। ये कोई विवादास्पद विषय रहा है, उस विवादास्पद विषय को जिसको लोग जानना चाहते हैं, लोग जिसके बारे में खोज करते हैं, लोग इधर उधर से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में कई बार ये भी होता है कि वो गलत चीज तक पहुंच जाते हैं। उन लोगों तक सही बात पहुंचे, इसके लिए वो इस शैली के पहले रूप का इस्तेमाल करते हैं। जनसाधारण के लिए जो रूप इस्तेमाल करते हैं उसकी भाषा शैली सरल है,
और वाक्य छोटे छोटे होते हैं ताकि आसानी से लोगों को कही गई बात समझ में आ जाए, क्योंकि वो मुद्दा, वो विवाद दो विद्वानों के बीच रहा है। जनरल सी बात है, उनकी भाषा शैली, उनकी भाषा के तेवर अलग रहे होंगे। उसको जन साधारण को समझाने के लिए आपको भाषा का सरलीकृत रूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। विचारात्मक या गवेषणात्मक शैली का दूसरा रूप उनके यहाँ पर तब दिखाई देता है जब उनको इन्हीं विद्वानों को संबोधित करके लिखना होता है। कोई ऐसा विषय भी होता है जो जन साधारण में मौजूद है, जन साधारण में उस पर बहस चल रही है, उसका हल ढूंढने के लिए वो विद्वानों को प्रेरित करते हैं, इसका हल निकालिए, क्या हो सकता है। और ऐसी स्थिति में वो दूसरी शैली का इस्तेमाल करते हैं, विचारात्मक शैली का दूसरा रूप इस्तेमाल करते हैं, जहां पर भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है और वाक्य विन्यास भी अपेक्षाकृत लंबा है। वो खुराक को ध्यान में रख करके इस प्रकार के निबंधों की रचना, इस प्रकार के साहित्य की रचना करते हैं। 3 प्रकार की काव्य शैलियां जो है द्विवेदी जी के यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर? हाँ सर।